रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक ट्रस्ट के हवाले से, एक एतमाद के हवाले से एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। ख़बर तो वैसे आप नाज़रीन तक पहुँच चुकी है कि जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, वो प्राइवेट अपने बैरून मुल्क के दौरे पे गए हैं। 2 हफ़्तों का उनका ये दौरा है और इस दौरान जो सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस सदारत तारिक मसूद, वो कायम मकाम चीफ जस्टिस का मनसब संभालेंगे। आज इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सेरेमोनियल हॉल में हलबर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वकला भी थे, सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ भी था, चंद साफ़ी भी थे और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मौजूद थे। और जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब ने जस्टिस सदारत तारिक मसूद साहब से कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ लिया है। अब इसमें नाज़रीन एतमाद या ट्रस्ट के रिश्ते वाली ये बात है कि आम तौर पे एक रवायत है कि जो सीनियर प्यूनी जज होता है, अगर वो सीनियर प्यूनी जज के तौर पे उसने रिटायर्ड होना होता है और वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बन सकता, तो जो चीफ जस्टिस होता है वो चंद दिन की रुखसत पे या छुट्टी पे बाहर चला जाता है, ताकि जो सीनियर प्यूनी जज है वो एटलीस्ट कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठा सके, उसके नाम के साथ कायम मकाम चीफ जस्टिस का नाम लग सके। तो हमने आखिरी मर्तबा ये रवायत जब नोट की थी तो उस वक्त चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा थे, वो अमेरिका के दौरे पे गए थे और उनके पीछे जो सीनियर प्यूनी जज थे जैसे शेख अजमत सही साहब, उन्होंने कायम मकाम चीफ जस्टिस का मनसब संभाला था। उसके बाद फिर जस्टिस गुलजार साहब चीफ जस्टिस बने और उनके जो सीनियर प्यूनी जज थे जस्टिस मुशीर आलम साहब थे, लेकिन गुलजार साहब ने एक दिन का भी बैरून मुल्क दौरा नहीं किया और जब तक जस्टिस मुशीर आलम साहब रिटायर्ड नहीं हो गए बतौर सीनियर प्यूनी जज की हैसियत से, उस वक्त तक वो बाहर नहीं गए। उसके बाद फिर हमने देखा कि जैसे गुलजार साहब जो हैं वो एक बैरून मुल्क दौरे पे गए थे, तो मुशीर आलम साहब के बाद जो अगले जो जज थे, सीनियर जज थे सीनियरिटी के अतबार से, वो बंदियाल साहब थे। तो बंदियाल साहब को कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया था। उसके बाद फिर जब गुलजार साहब रिटायर्ड हुए और बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, तो बंदियाल साहब का जो 1.5 पौने 2 साल का टेन्योर था, इस दौरान वो भी बैरून मुल्क का उन्होंने कोई दौरा नहीं किया, क्योंकि सीनियर प्यूनी जो जज थे वो काजी फैसल साहब थे। तो काजी फैसल साहब कहीं कायम मकाम चीफ जस्टिस ना बन सकें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन ना जाएं, तो बंदियाल साहब ने कोई दौरा नहीं किया था। लेकिन काजी फैसल साहब ने वो पुरानी जो रवायत थी जो 4-5 साल पहले उसको ऑब्ज़र्व किया गया था, उसको दोबारा से जो है वो आप यूँ कहें कि ज़िंदा किया है। काज़ी फैसल साहब बाहर गए हैं, तो आज सीनियर प्यूनी जज जैसे सदारत तारिक मसूद साहब, उन्हें कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया है, उन्होंने हल्फ उठा लिया है। अगर ऐसा नहीं होता नाज़रीन, तो सदारत तारिक मसूद साहब भी जो हैं वो एज़ ए सीनियर प्यूनी जज रिटायर हो जाते। 11 मार्च 2024 को उन्होंने रिटायर हो जाना है, लेकिन अब उनके नाम के साथ भी कायम मकाम चीफ जस्टिस का जो एक मनसब है वो लग चुका है आज हल्फ उठाने के बाद। अब आ जाते हैं हमारे वी लॉ की जो दीगर अहम खबरें हैं। एक तो नाज़रीन आज 16 दिसंबर है। 2 वाक़यात पाकिस्तान की तारीख़ के, एक एपीएस का वाक़या और दूसरा सकूत ढाका का वाक़या। ये नाज़रीन 2 ऐसे वाक़यात हैं जो बड़े ही दिलखराश वाक़यात हैं और जब जब भी आएंगे तो दुख भी होगा, तकलीफ़ भी होगी। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो कल सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के हवाले से फ़ैसला दिया, काजी फैसल साहब ने यह फ़ैसला तहरीर किया है। इस फैसले के मंदजात पे बात नहीं करूंगा, लेकिन कल की अदालती कार्रवाई के हवाले से कुछ सवालात उठे हैं, उन सवालों का जवाब भी नहीं दूंगा, लेकिन जो चीज़ें हैं कि फैक्चुअल पोजीशन क्या है उसको क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हकाइक हैं वो लोगों तक पहुँचने चाहिए। एक तो नाज़रीन ये जो सवाल उठा है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली गई थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट नहीं गई थी। लेकिन इससे पहले जो एक और नुकता आपको बताते चलें कि जो आइन का आर्टिकल 199 है, जिसमें आप हाई कोर्ट से अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाते हैं कि मेरे बुनियादी हकूक़ जो है वायलेट हो रहे हैं और मेरे पास कोई मुतबादल फ़ोरम भी मौजूद नहीं, तो हाई कोर्ट मेरे बुनियादी हकूक़ को प्रोटेक्ट करे, उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे। लेकिन ये जो उमैर नियाज़ी साहब पटिशन लाहौर हाई कोर्ट लेके गए थे, ये उनके पास अल्टरनेट रेमेडी मौजूद थी। जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 55 है, उसमें यह वाज़ेह लिखा गया है कानून में कि अगर आप किसी जो रिटर्निंग ऑफिसर है, इलेक्शन ऑफिसर से आप किसी उनके फैसले से मुतासरा हैं, तो आप इलेक्शन कमीशन से रिव्यू कर सकते हैं। तो उमैर नियाज़ी साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में जाने से पहले मुतलका फोरम इलेक्शन कमीशन से रिव्यू ही नहीं किया।
और हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 की जो पिटीशन है वो उसी सूरत में काबिल समाअत होती है कि या तो आपके पास अल्टरनेट रेमेडी मौजूद ना हो, तो फिर आपके जो बुनियादी हकूक़ है उसको हाई कोर्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर अल्टरनेट रेमेडी मौजूद है तो फिर आपको उसी मुतलका फोरम पे जाना होता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमैर नियाज़ी साहब इलेक्शन कमीशन गए नहीं, बराह रास्त लाहौर हाई कोर्ट चले गए, तो उनकी दरख्वास्त वहाँ पर काबिल समाअत ही नहीं थी। बड़ा जो सवाल है कि एक नाकाबिल समाअत दरख्वास्त को कैसे वहाँ पर इंटरटेन किया गया। दूसरा सवाल ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा जाता है कि PTI की पिटीशन थी, एक बड़ी सियासी जमात की रिजर्वेशन थी कि अगर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो इलेक्शन की जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे तो इलेक्शन साफ शफाफ कैसे होगा। लेकिन नाज़रीन, हकीकत ये है कि उमैर नियाज़ी साहब ने यह दरख्वास्त कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर नहीं की थी। कोई उनके पास तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का अथॉरिटी लेटर नहीं था, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए थे। और क्या ऐसा नाज़रीन इस बात की इजाज़त होनी चाहिए कि कोई भी शख्स उठे और जाके पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को चैलेंज कर दे। सियासी जमातों की अगर कोई ग्रीवेंस थी, कोई उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो फिर सियासी जमातें जाती। जैसा कि अदालत के ऑर्डर में लिखा गया कि अगर इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होते तो अरबों रुपए इस इलेक्शन पे खर्च होने हैं, तो आवाम के पैसे ज़ाया हो जाएंगे। और यह भी लिखा गया कि जो एक सियासी जमात है उसके टॉप लीडरशिप या तो जेल में है या तो अंडरग्राउंड चली गई है, तो उस सियासी जमात का तो अपना कोई कंसर्न नहीं था, उसका कोई अथॉरिटी लेटर साथ नहीं लगा हुआ था। तहरीक इंसाफ जाती, पहले तो नाकाबिल समाअत थी, पहले तो तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए था। और वो भी तमाम चीज़ें हकाइक पे आ चुके हैं जो हमारे दोस्त बात करते हैं कि जुडिशल अफसरान ले लिए जाते, उसके ज़रिए इलेक्शन होता। तो इलेक्शन कमीशन ने खतूत लिखे थे तमाम हाई कोर्ट को, किसी हाई कोर्ट ने जुडिशल अफसरान फौरी तौर पर देने की हामी नहीं भरी थी। तो फिर क्या था, इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन यही था कि ब्यूरोक्रेसी से लिए जाएँ या फिर उनके जो अपने इलेक्शन ऑफिसर हैं उनको ये ड्यूटी असाइन की जाए। इसके अलावा नाज़रीन, एक इस बात को कंपैरिजन किया जाता है कि जब पंजाब और KPK के इलेक्शन का मामला था तो उस वक्त तो बंदियाल साहब ने पंजाब और KPK के इलेक्शन के मामले का कॉग्निजेंस लिया था, तो अक्सर उस बेंच में जो जज साहबान शामिल थे वो बेंच से उठ गए थे। ये कहते हैं वो कि पहले लाहौर हाई कोर्ट में केस चल रहा है, लाहौर हाई कोर्ट को केस सुनने दिया जाए। तो यहाँ पर भी लाहौर हाई कोर्ट में केस था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे फैसला दे दिया? जब पहले आपको एतराज़ था तो आज वो एतराज़ आपका कैसे ख़त्म हो गया? यहाँ पे भी नाज़रीन पोजीशन ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट में KP और पंजाब का मामला आया था, वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्तें दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो के अख्तियार को एक्सरसाइज किया गया का इन्वोक किया गया था, क्योंकि असकुत नोटिस लिया था। असकुत नोटिस के साथ KP और पंजाब के जो स्पीकर थे उनकी दरख्वास्तें आई थी बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन ये हुआ है, जो एक फ़र्क है जो कि नोट करना ज़रूरी है, वो नाज़रीन ये है कि ये जो कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील थी। अपील आप दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ, अबूरी हुक्म के खिलाफ आप बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने अपना आर्टिकल 184(3) का सो मोटो का अख्तियार एक्सरसाइज नहीं किया, बल्कि 185(3) का जो एपलेट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उसको इन्वोक किया है। एक और चीज़ नाज़रीन जो चल रही है कि मिशाल यूसुफजई जो कल PTI की तरफ से बात करना चाह रही थी, तो मिशाल यूसुफजई के पास भी कोई वकालतनामा नहीं था और किसी की वो नुमाइंदा भी नहीं थी, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदा भी नहीं थी। तहरीक इंसाफ की कैसे नुमाइंदा हो सकती हैं? तहरीक इंसाफ तो लाहौर हाई कोर्ट गई भी नहीं थी। उमैर नियाज़ी का भी उनके पास कोई अथॉरिटी लेटर नहीं था और वो उस वक्त कमरा अदालत में पहुंची जब अदालत में ऑर्डर डिक्टेट किया जा रहा था। नाज़रीन, जब केस का फैसला लिखा जा रहा हो, फैसला हो चुका हो, तो फिर आप कोर्ट को कैसे एड्रेस कर सकते हैं? तो गलती खातून मिशाल यूसुफजई साहब की अपनी थी। अगर वो पहले आ जाते हैं तो फिर हो सकता है उनकी बात सुनी जाती, लेकिन जब ऑर्डर अनाउंस हो रहा है, ऑर्डर डिक्टेट हो रहा है, तो उस वक्त कोई भी अगर खड़ा हो तो उसके साथ वही होता है जो कल खातून के साथ हुआ। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक बज़ाहिर जो चीज़ नज़र आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जैसे प्लान किया, खान साहब ने अपनी लीगल टीम को टास्क दिया कि आप इलेक्शन के प्रोसेस के हवाले से ये कोशिश करें, उसको होल्ड करें और लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर करें, जुडिशल अफसरान के नीचे इलेक्शन करवाया जाए। तो ये जो चलाकी थी कि अपना नाम भी इस्तेमाल नहीं कराया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर सियासी जमात, और अपने पार्टी के साबिक जो एडवोकेट जनरल पंजाब में रह चुके थे और जो उनके लायर फोरम के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल थे, उनके थ्रू पटिशन भी दायर करा दी कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी हो और तहरीक इंसाफ का नाम भी वहाँ पर चले। तो वो चलाकी जो है वो महंगी पड़ी है। और जो उमैर नियाज़ी साहब कल लाहौर हाई कोर्ट में गए थे, उन्हें अदालत ने नोटिस करके समन किया है कि आए बताएं कि आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वायलेशन करते हुए, जिसमें कह दिया गया था कि ये जो इलेक्शन प्रोसेस है, जो 8 फरवरी की डेट है, इसमें किसी किस्म की डिले टैक्टिक्स की कोई भी बहाना, कोई भी रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
तो आके उमैर नियाज़ी साहब वजाहत करें, अदरवाइज़ क्यों ना उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग को जो है वो इनिशिएट किया जाए। तो ये महंगा पड़ा है उमैर नियाज़ी साहब को महंगा पड़ा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना प्लान, ये चालाकी दिखाना, ये चालाकी करना, ये महंगा पड़ा है। इसके अलावा नाज़रीन जस्टिस नकवी साहब के हवाले से एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो नाज़रीन ये है कि जस्टिस नकवी साहब के खिलाफ एक नया रेफरेंस शबीर राजपूत साहब वकील हैं, उनकी तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया है। इस रेफरेंस में नाज़रीन जो जस्टिस नकवी साहब के कुछ फैसले हैं उनका हवाला दिया गया है और कहा गया है कि एक मुकदमे में जस्टिस नकवी साहब की जो ऑब्जर्वेशन है उससे उनकी सलाहियत और काबिलियत के बारे में अवामी तासुर मजरू हुआ है। और इसमें कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला भी दिया गया है कि ये जो जजमेंट है जिसमें इन्होंने ये फलां ऑब्जर्वेशन दी है, तो कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा गया है कि जो जज है वो ज़हीन होना चाहिए, जहानत पोजेस करता हो और उसके अलावा काबिल भी हो। तो उनकी जो काबिलियत, जो दानिश है, उस पर क्वेश्चन किया गया है इस नए रेफरेंस में और कहा गया है कि जज साहब को उनकी इस मिसकंडक्ट की वजह से जो है वो जज के ओहदे से बरतरफ किया जाए। तो देखते हैं कि क्या ये रेफरेंस भी टेकअप होता है जज साहब के खिलाफ या नहीं, लेकिन रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने रिसीव ज़रूर कर लिया है। ये खबर नाज़रीन ज़राए ने कन्फर्म की है। इसके अलावा नाज़रीन कल जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नकवी साहब की दरख्वास्त पे समाअत हुई, 3 रुकनी बेंच था जिसको अमीनुद्दीन खान और जमाल खान मंदुखेल और मुसर्रत अली उस बेंच में शामिल थे, अमीनुद्दीन खान साहब हेड कर रहे थे। उसमें एक रिलीफ मांगा गया, लेकिन उस 3 रुकनी बेंच ने अपनी उनकी जो प्लानिंग थी जो नकवी साहब की लीगल टीम की, उस प्लानिंग की वजह से वो रिलीफ की इस्तदा को भी रद्द कर दिया गया। कल नाज़रीन जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो मखदूम अली खान साहब जो इस केस में नकवी साहब को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि अब चूंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आ चुका है, तो जब ये कानून नहीं आया था तो बेंच बनाने का अख्तियार चीफ जस्टिस का होता था। अब चूंकि कानून बन चुका है तो कानून का जो सेक्शन 2 है उसका हवाला दिया मखदूम अली खान साहब ने कि ये इस तरह की जो पटिशन आर्टिकल 184(3) की आती है उस पर बेंच बनाने का अख्तियार जो है वो कमेटी का है। और तीसरे सेक्शन का हवाला दिया प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून का कि उस कानून के सेक्शन 3 के तहत अगर आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त आती है, सिंपल मामला है, बुनियादी हकूक़ का है, अवामी दिलचस्पी का है, तो आप 3 रुकनी बेंच तश्कील देंगे। लेकिन अगर आइन की तशरीह का मामला है तो सेक्शन 4 का इतलाक होगा, अप्लाई होगा और फिर आपको एटलीस्ट 5 रुकनी बेंच बनाना होगा। उनसे जज साहब ने पूछा, अमीनुद्दीन खान साहब ने, कि क्या आप ये समझते हैं कि आइन की इंटरप्रटेशन का मामला है, आपका नुक्ता क्या है, आप अपना नुक्ता बता दें। तो इस पर मखदूम अली खान साहब ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मिनट्स मौजूद हैं उसके मुताबिक जो बेंच है ये कानून के मुताबिक तश्कील ही नहीं दिया गया। तो जब बेंच कानून के मुताबिक बना नहीं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत, तो इस बेंच का कोई वजूद ही नहीं है। तो इस पर जमाल खान मंदुखेल साहब ने कहा कि हमें तो आगाह किया गया था कि ये जो बेंच बना है ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बनाया है, अपने तौर पे तो हम इस बेंच में नहीं बैठे, ना ही हमें इस बेंच में अपने तौर पे बैठने का शौक़ है। हमें तो जो कहा गया कि कमेटी ने बनाया है तो हम इस बेंच में बैठ गए हैं। लेकिन बहरहाल अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा, बल्कि उनसे पहले मुसर्रत अली साहब ने पूछा मखदूम अली खान से, अच्छा आप ये बता दें, मुसर्रत अली साहब ने कहा कि इस बेंच के जो अरकान है, किसी बेंच पे आपको कोई एतराज़ है? तो मखदूम अली खान साहब ने कहा कि बेंच के किसी रुकन पे हमारा एतराज़ नहीं। तो फिर अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि आपके जो एतराज़ात हैं हम ऑर्डर में भी नोट कर देते हैं, आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को एक मुतफरक दरख्वास्त भी दायर कर दें। और फिर इसके बाद नाज़रीन जो फिर अबूरी रिलीफ की इस्तदा की अनवर मंसूर खान साहब जो कि गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार के वकील के तौर पे पेश हुए थे कि चूंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस नकवी साहब के खिलाफ जो कार्रवाई है वो जारी रखे हुए है, तो एटलीस्ट आप जुडिशल काउंसिल को कार्रवाई से रोक दें। तो फिर अमीनुद्दीन खान साहब ने इसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि जब आपने खुद कह दिया कि बेंच कानून के मुताबिक तश्कील ही नहीं दिया गया और ये बेंच अपना वजूद ही नहीं रखता, तो जो बेंच वजूद ही नहीं रखता, कानून के मुताबिक बना नहीं, तो आपको अबूरी रिलीफ कैसे दे सकता है? तो अबूरी रिलीफ की जो दरख्वास्त है उसको रद्द कर दिया गया। वैसे तो जो डेट मांगी गई 8 जनवरी की कि आप हमें चलें अर्ली कोई डेट भी दे दें, उस पर भी सवाल उठा था कि जब बेंच बना ही ठीक नहीं, कानूनी नहीं, तो ये तारीख भी कैसे दे सकता है। लेकिन अमीनुद्दीन खान साहब ने 8 फरवरी की तारीख जो है वो दे दी कि चलें आइंदा समात हम 8 फरवरी की तारीख भी दे देते हैं कि उससे पहले बेंच बन जाए और 8 तारीख को आपकी समात हो और 11 जनवरी की तारीख जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की है, तो उससे पहले आपका ये केस समात के लिए मुकर्रर हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन जो और ख़बर आपके साथ हमने शेयर करना है वो नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहाँ ये ख़बरें हैं, बुरी ख़बरें हैं, वहाँ एक अच्छी ख़बर भी है और ये अच्छी ख़बर पेशावर हाई कोर्ट से है। कल ये ख़बर आपके साथ हम शेयर नहीं कर सके। इलेक्शन कमीशन ने जो तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नोटिस ले रखा है, जिसमें पार्टी सिंबल के हवाले से भी 18 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक
इंसाफ को नोटिस किया गया था कि आप जवाब दें। उस पर नाज़रीन पेशावर हाई कोर्ट में कल समाअत हुई, 2 रुकनी बेंच ने समाअत की, बैरिस्टर गौहर अली खान पेश हुए। उनकी तरफ से कहा गया कि इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से तो आपने केस 19 दिसंबर को रखा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी इलेक्शन से जो पार्टी सिंबल बल्ले के निशान का जो केस है अलग करके हमें 18 दिसंबर का एक कोर्ट नोटिस दे दिया है। तो इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करने से रोक दें इलेक्शन सिंबल के हवाले से। तो इस पर भी पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पार्टी सिंबल के हवाले से भी किसी किस्म का इंतखाबी निशान के हवाले से एडवर्स यानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑर्डर जारी करने से रोक दिया है और 19 दिसंबर को आइंदा की तारीख मुकर्रर की गई है। अब इसमें नाज़रीन जो मुश्किल मुझे नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि अगर ये मामला पेशावर हाई कोर्ट में चलते रहे, इलेक्शन कमीशन में चलते रहे, बजाय इसके कि आप इलेक्शन कमीशन को मुतमिन कर दें कि आपने जो इलेक्शन करवाया है इंटर पार्टी वो बिल्कुल ठीक है, कानून के मुताबिक है, आपके पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। लेकिन जब ये लिटिगेशन में जाएगा और इस दौरान जब नॉमिनेशन पेपर फाइल होंगे तो मसाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुद के लिए पैदा होंगे। अल्लाह करे कि मसला हल हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलना चाहिए, क्योंकि बल्ले का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान है। लेकिन अगर आपने इलेक्शन के प्रोसेस को ठीक तरीके से अडेयर नहीं किया तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेस करना पड़ेंगे। इसके अलावा नाज़रीन 2 विकटें गिरी हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तहरीक इंसाफ से नाज़रीन हुमायूं अख्तर खान, उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है और आज कहा जा रहा है कि वो तहरीक इंसाफ में अपनी शमूलियत का ऐलान करेंगे। लेकिन यह भी रिपोर्ट किया गया है कि हुमायूं अख्तर खान के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ जो मामलात हैं वो तय पा चुके हैं। इसके अलावा लतीफ़ खोसर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वकील रहनुमा, साबिक वज़ीर कानून, साबिक गवर्नर पंजाब और साबिक अटॉर्नी जनरल, उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि इलेक्शन मैं लड़ूंगा, मेरा बेटा लड़ेगा। इस हवाले से अभी फैसला नहीं किया, लेकिन मैंने ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होऊंगा। मुझे इमरान खान साहब ने कई मरतबा ऑफ़र की है, लेकिन अब मैंने सोच विचार के बाद बाज़ाब्ता तौर पर फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी अगली मंजिल होगी। इसके अलावा नाज़रीन आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब के प्रोसिक्यूटर उनके मजीद 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगेंगे। इसमें क्या होता है, क्या कार्रवाई होती है, नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो अडयाला जेल में समाअत होनी है। तो अडयाला जेल से नाज़रीन एक और ख़बर भी है कि फवाद चौधरी साहब, जिन्हें नैब ने अरेस्ट वारंट जारी किया था, नैब ने उनकी अडयाला जेल में गिरफ्तारी भी डाल दी है। और जो इलेक्शन का केस हुआ जिसमें कल इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी कराई थी कि हम इलेक्शन शेड्यूल आज ही जारी कर देंगे, तो रात गए इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल भी जारी कर दिया है। 20 से 22 दिसंबर तक नॉमिनेशन पेपर लिए जाएंगे और 13 जनवरी को जो फाइनल कैंडिडेट सामने आएंगे उनको इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे और 8 फरवरी नाज़रीन पोलिंग डेट होगी। तो ये नाज़रीन हमारे वीलॉग की खबरें। आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको वीलॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।